पहले आप एग्जाम्पल नंबर 5 देख लीजिए। ये नया सवाल है, इसमें कुछ चीजें हम चेंज करेंगे, कुछ चीजें ऐड करेंगे। देखें अगर आप इस सवाल को खुद से हैंडल कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप पहले खुद से करें। आपने ये चीज अभी नहीं की हुई है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं लोग नई इंफॉर्मेशन के साथ क्या काम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करें प्लीज। खुद से कोशिश जो है वो आपने करनी है सवाल के ऊपर। इस सवाल की हेडिंग हम बाद में नोट करेंगे। जरा मैं देखूं कि आप इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से डील करते हैं। जब डील कर लेंगे तो फिर नोट करेंगे। रिकॉर्डिंग में इसका नाम जब मैं पूरा कर लूंगा तो उस नाम से नोट करना जी। इस सवाल का नाम सुन लीजिएगा। लर्निंग आउटकम है प्रोसेस अकाउंट विथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस से सिर्फ मुराद यह है कि हमारी एक्सपेक्टेशन में वो लॉस शामिल नहीं था। मैं सवाल को वैसे ही सॉल्व करता हूं जैसे आपको सिखाया है मैंने। यहां पर थोड़ी सी आप अगर परंपरा फॉलो करेंगे तो आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। इस टॉपिक की कुछ थीम और कुछ नेचर ही इस तरह की है कि ये काम आसान कर देगा। सर मेरे पास मटेरियल आ रहा है मेरे बच्चे, कितनी क्वांटिटी आपने ऐड की है मटेरियल की? 6000। अच्छा सर मेरे पास एक्चुअल आउटपुट, बार बार बोल रहा हूं, एक्चुअल आउटपुट कितनी आ रही है? सर मेरे पास नॉर्मल लॉस बोल रहा है दैट इज 25% ऑफ इनपुट। तो 6000 का 25% क्या बनता है? तो नॉर्मल लॉस बन रहा है 1500 का। अगर इस क्वांटिटी स्केजुअल को, जब भी मैंने ये टी अकाउंट की फॉर्म में करवाया, आप अगर अपने आई कैप की बुक खोलेंगे और बहुत सारी जगहों के ऊपर इसको देसी स्टाइल में सॉल्व करवाते हैं और बच्चा उसमें हमेशा मैंने देखा मिस्टेक कर रहा होता है। टी अकाउंट क्योंकि आपने देखा हुआ है, आपको याद है, आपको पता है बैलेंस बराबर, साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो आपकी कभी जनरल एंट्री की मिस्टेक हो ही नहीं सकती। जब तुम साइड इक्वल कर रहे होगे तो तुम्हें यह पता होगा कौन सी चीज कहां पर हो रही है। फिर अब मुझे बात बता, अगर मैं क्वांटिटी स्केजुअल मैच करना स्टार्ट करूं तो यहां 6000 आ रहा है और यहां 5.5 आ रहा है। शॉर्टेज कहां पर आ गई है? अब अगर मैंने इसको पूरा करना है तो यहां पर एक आइटम ऐसा है जो 500 का होगा। अच्छा अब वो 500 क्या है? बहुत आसान है ये बात मालूम करना, बहुत आसान है। सर नॉर्मल लॉस कितना था? अगर मैं एक्सपेक्टेड आउटपुट का फॉर्मूला यूज करूं जो हम नॉर्मल करते हैं, वैसे ये काम कैलकुलेटर के ऊपर भी हो सकता है। दैट वाज इनपुट माइनस इनपुट कितना? नॉर्मल लॉस कितना? 1500। एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी? अच्छा ये आप देख के बता सकते हैं। आपने उम्मीद लगाई थी ये काम महीने के स्टार्ट में होता है, महीने के एंड पर? महीने के स्टार्ट में तुमने हिसाब लगाया कि 4500 किलो माल बनेगा। महीना एंड हुआ तो पता चला 4000 किलो माल बना है। तुम्हारी उम्मीद से कम माल बना है, बाकी कहां गया? सर बाकी वेस्टेज में जो है वो आपके पास आ गया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? एबनॉर्मल लॉस। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कौन बेयर करता है? तो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कौन बेयर करेगा? कंपनी। नाम से जाहिर है। नॉर्मल लॉस का मतलब है कि कस्टमर अगर अपने घर पे जाके भी, भाई कस्टमर अगर बोलेगा तो मैं तुमसे कोई बहस करना स्टार्ट कर दे कि भाई बकरा आप 40 किलो का लेकर आए हैं, गोश्त तो 20 किलो है, तो आप 20 किलो के पैसे चार्ज करें। तो आप एक काम करें, बकरे की रस्सी उसके हाथ में दे दें, बोले अपने घर जाके जो है वो काट लो। क्यों? अपने घर जाके जब वो बकरा काटेगा ना तो उसमें से भी स्क्रैप बाहर आएगा, वेट कम निकलेगा, आइडियल वेट नहीं आएगा। तो नॉर्मल लॉस वो है कि कस्टमर खुद भी काम करे ना अगर, तब भी ये लॉस होना है। एबनॉर्मल लॉस आपकी गलती है, आपका एरर है। आपसे मुराद कंपनी। तो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कौन बेयर करता था? कंपनी।
नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कौन बेयर करता है? कस्टमर। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कौन बेयर करेगा? सुनते जाना, समझते जाना। तो आपको आइडिया हो गया कि एबनॉर्मल लॉस की जनरल एंट्री क्या है। जनरल एंट्री क्या है? प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट किसके अगेंस्ट? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। तो परेशान नहीं होना, पता है आपको एक्सपेंस जब बढ़ता है तो कहां जाता है, पता है ना, वह डेबिट साइड पे। तो ये एक एक्सपेंस है जो आपने खुद बेयर करना है। सुनते जाना, सवाल में अब सारी चीजें ऐड हो रही हैं। सर जब मैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कॉस्ट बाहर निकालूंगा, तो पर यूनिट कॉस्ट मेरे पास कितनी कितनी आ रही है यार? मेरे पास मटेरियल की कॉस्ट आ रही है 90,000, मेरे पास लेबर कॉस्ट आ रही है 60,000, और मेरे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट आ रही है कितनी कॉस्ट है इन टोटल? 2 लाख रुपए टोटल कॉस्ट इनकर्ड। एक्सपेक्टेड आउटपुट मेरे पास क्या थी? 4,500। तो जो हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं वो एक्सपेक्टेड आउटपुट की बेस पर निकालते हैं। ये बात क्लियर? सर मुझे बताएं, मेरा इस सवाल के अंदर सीपीयू कितना आ रहा है? 44.44, और ये रिकरिंग नंबर है आपके पास पर केजी, ऐसा? अच्छा जी। सर ये वैल्यू पर यूनिट की मैं उठाऊंगा और एज इट इज जाके टी अकाउंट के अंदर फेंक दूंगा। तो ये जो पूरी वैल्यू आपके कैलकुलेटर में आ रही है, अगर मिस हो गई है तो दोबारा इसको इससे डिवाइड कर लो। इस पूरी वैल्यू को जरा 4,000 से डिवाइड करके मुझे बताएं क्या आ रहा है। दिल में नहीं बोले, मुझे आवाज नहीं आ रही। 1,777, ऐसा? अच्छा यही आ रहा है? नहीं, कैलकुलेटर यार आप लोग यूज करें ना। सारे 7 आ रहे हैं, नहीं 8 क्यों करें, इसको ऐसे रखें, खैर है, कोई इशू नहीं है, ये मसला नहीं हमारे यहाँ। मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी? 90। लेबर कितना था? ओवरहेड कितने थे? अगर मैं कॉस्ट को रिकंसाइल करने जाऊं 2 लाख, यहां पे 2 लाख की कॉस्ट नहीं आ रही, शॉर्टेज आ रही है। नॉर्मल लॉस तो बिक नहीं सकता। अब एबनॉर्मल लॉस, दोबारा से पूछ रहा हूं, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कौन बेयर करता है? कस्टमर। एबनॉर्मल लॉस कौन बेयर करेगा? 4,500 यूनिट बनने चाहिए थे, एक यूनिट 44 का बनता है। मशीन में से आउटपुट बाहर आई, पता चला कि 4,000 यूनिट तो सही बने, 500 यूनिट वेस्ट हो गए। मैं ये 500 यूनिट का सारा कचरा उठाऊंगा और जाके मार्केट में फेंक दूंगा। लेकिन ये एक यूनिट जो बनने के बाद वेस्ट हुआ है, इस पर मेरा मटेरियल भी लग गया, लेबर भी लग गया, ओवरहेड भी लग गया, सारा खर्चा लग गया। अपने अम्मा अब्बा के व्यू पॉइंट से जरा बात करो। 3-4 बच्चे हैं, सबको सीए में डाल दिया, बच्चों ने पीआरसी कर रहे हैं, कैफ कर रहे हैं, मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है, ओवरहेड लग रहा है, रिजल्ट आया 2 बच्चे पास, 2 बच्चे फेल। तो वो जो फेल हुए हैं उन पे खर्चा तो आया है ना, वो खर्चा कौन बेयर करेगा? अम्मा अब्बा करेंगे। मटेरियल लगा, फीस लगा, सब कुछ लगी, लेकिन वेस्ट हो गया। तो एक यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट आपके पास क्या आ रही थी? तो वो पूरी वैल्यू को उठाओ और 500 से मल्टीप्लाई करो, देखो तो आपके पास क्या आ रहा है? 22,200। अगर आप अब चेक करें तो आपका अकाउंट रिकंसाइल हो रहा है। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? कोई फड्डा? तो अपने पास अभी ये सवाल पूरा नहीं हुआ, अभी ये स्टार्ट हुआ है। ये अभी आपने चौथी रिक्वायरमेंट करनी है और चौथी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। लेकिन एक काम ये करें, यहां तक आपने तो बात मुकम्मल कर ली होगी, आपको आइडिया भी हो गया कि क्वांटिटी स्केजुअल आपने किस तरह से पूरा किया। अरीब से मैंने पहला सवाल क्या पूछा, बेटा क्वांटिटी स्केजुअल मैच हो गया? इसने कहा सर मैंने मैच करवाया है। ऐसे ही मैच करवाया है, पेपर में यही होगा। कोई भी नई चीज आएगी तो जो चीज रिकंसाइल नहीं हो रही वो आपने खुद अपनी लॉजिक यूज करनी है। बहरहाल आपको ये बात अगर क्लियर हो गई है तो अपने पास ना इस सवाल के नीचे जाके 2 ऑब्जर्वेशन 3 ऑब्जर्वेशन पॉइंट और नोट करें। पहला जुमला नोट करें, दोबारा से पहला जुमला नोट करें, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कस्टमर बेयर करता है। दोबारा नोट करें, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कस्टमर बेयर करता है। लिखें प्लीज, लिखें। डू नॉट थिंक यू आर अबव दीज पॉइंट्स, हर चीज आपके लिए बहुत काम की है। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कस्टमर बेयर करता है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कंपनी बेयर करती है। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कंपनी बेयर करती है।
दूसरा जुमला लिखें, लेकिन दूसरे जुमले के ऊपर एक हेडिंग लगा लें। हेडिंग लगाएं, ये कॉन्सेप्ट आगे जाके चेंज हो जाएगा। हेडिंग लगाएं, ये कॉन्सेप्ट आगे जाके चेंज हो जाएगा। चेंज होने से मुराद ये नहीं है कि ये गलत कॉन्सेप्ट है, चेंज होने से मुराद ये है कि ये कोविड-19 की तरह मॉडिफाई हो जाएगा। हाँ, नहीं, वो नॉर्मल लॉस है जो हमारे ऊपर बेयर कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर उनकी ग्रेड बैठ गई है, मेंटेनेंस नहीं की थी, तो वो खर्चा तो वही बेयर करते हैं, वो हमारे बिल में नहीं आता। वो भी हमारे बिल में आना स्टार्ट हो जाए तो 80,000 का बिल है, 2 लाख का बिल आना स्टार्ट होगा। मतलब सोचो कि इलेक्ट्रिक अपनी जब लिस्टेड कंपनी थी ना, तो लॉस रिपोर्ट करता था, शेयर प्राइस 10 रुपए से कम है। अब बंदा पूछे साला लाख लाख का बिल भेजने के बाद भी तुम जो है वो लॉस में हो, वो अब नॉर्मल लॉस है, वो अब नॉर्मल लॉस है। तो ये प्यारा सीन। अच्छा जी सर, अपने दूसरा जुमला नोट करें प्लीज। एबनॉर्मल लॉसेस एंड एबनॉर्मल गेन्स आर वैल्यूड एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। एबनॉर्मल लॉसेस एंड एबनॉर्मल गेन आर वैल्यूड एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। यैया ऑनलाइन आपने सवाल पूछा है, क्लास एक बच्चे का सवाल सुन लीजिए प्लीज। सवाल अच्छा है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि सर ये एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू हमने बैलेंसिंग फिगर के थ्रू निकाली है, इसकी लॉजिक बता दें। तो इसका पहले जवाब आप जो है वो सुन लीजिए। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू मैंने बैलेंसिंग फिगर के थ्रू नहीं निकाली है। बोर्ड पे देखिएगा जरा प्लीज। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू बैलेंसिंग फिगर के तौर पे नहीं आई है कि मैं अकाउंट इक्वल कर रहा हूं तो नहीं आ रही वैल्यू। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू ऐसे आई है, सुनना जरा बोर्ड पर गौर से। मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था? 4,500। एक्सपेक्टेड आउटपुट था कि मैं 4,500 किलो माल बनाऊंगा। महीना एंड हुआ तो पता चला कि 4,000 मैंने बनाए, तो मेरी एक्सपेक्टेशन के मुकाबले 500 यूनिट कम बने हैं। उस बेस पर मैंने एबनॉर्मल लॉस यहां पे लिया है 500 का। ये बैलेंसिंग फिगर नहीं है, ये आप टी अकाउंट बनाने से पहले, इनफैक्ट अभी 2-3 सवाल बाद आप यही काम करना स्टार्ट करेंगे। टी अकाउंट बनाने से पहले पहले आप डायरेक्ट क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देख के हिसाब किताब लगा सकते हैं। 6,000 का इनपुट है, 4,000 का आउटपुट है, लॉस कितने का है? मैं एक टी अकाउंट और बना रहा हूं, ये चेक करें ना। 6,000 का इनपुट है, आउटपुट कितने का है? तो लॉस कितने का है? फटा तो नहीं है कोई? इक्वल हो रहा है, बस मसला खत्म। हाँ, अगर कोई तुमसे बोले यार लॉस का ब्रेकअप दे दो, तो आप चाहो तो उसका लॉस का ब्रेकअप जो है वो दे सकते हो। कैसे? आप बोलोगे यार ये आपका लॉस 2,000 का, इस लॉस में नॉर्मल लॉस क्या आ रहा था? 25% ऑफ। तो 25% ऑफ इनपुट का मतलब 6,000 का 25%। आप बोलोगे यार ये 2,000 का लॉस है ना, 1,500 नॉर्मल लॉस है, और ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था 500 का नॉर्मल लॉस है, तो आप ऐसे भी मैच कर सकते हो। तो ये बैलेंसिंग फिगर नहीं है। जया भाई ये बात क्लियर होती है? फैज अभी जाएगा, 2 मिनट रुक जाओ, जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। अच्छा जी, सेट हो गया। दूसरा एक सवाल बच्चे का आया है, सर पहला जुमला बता दें। बेटा पहला जुमला क्या हमने नोट किया था? नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कस्टमर बेयर करता है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट। दूसरा जुमला आपने क्या लिखा? एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन्स आर वैल्यूड एट। आपका कोई दोस्त, कजन, भाई, बहन, सहेली, इसी से मैं पूछ रहा हूं, वैसे पूछ नहीं है। इसी से के पेपर में भी ना एक पेपर है F2, उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग है। उनकी प्रोसेस कॉस्टिंग बस इस सवाल तक आके एंड हो गई है। बीकॉम में भी है, पार्ट 2 में। हाँ, वो दूसरे सवाल में खत्म हो गई थी। आपके पास चीजें बहुत सारी। उन बच्चों के ना एग्जाम किट में ये जुमला लिखा होता है जो अभी आपने पढ़ा। क्या पढ़ा? एबनॉर्मल लॉस एंड गेन्स आर वैल्यूड एट। और आप ये चीज बोर्ड पे देख भी सकते हैं। अगर आप बोर्ड पे गौर करें तो जितने रुपए का कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है उतने की आपकी एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ रही है, मतलब पूरे पैसे आपके वेस्ट हो गए। ऐसे ही है, ये लॉजिक सही है, ये आगे जाके मॉडिफाई होगी, गलत नहीं है। लेकिन लेट मी शो यू इन अ डायग्राम फॉर्म के ये लॉजिक क्या है। ये मेरी मशीन है, इस मशीन के अंदर मैंने यहां पर इनपुट किया
कितना इनपुट किया, इस मशीन में से आउटपुट बाहर आई, नॉर्मल लॉस बाहर आया। अच्छा, नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था उज़ैफा, तो इसके सारे के सारे पैसे मैंने कहां शामिल कर दिया, और इसमें एक चीज सवाल में और आ गई 500 का, ऐसे आपने लिखा है नॉर्मल लॉस एंड गेन्स आर वैल्यूड एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। अभी हम लॉस की बात करते हैं। पता है ये लॉस 500 यूनिट्स का ये आपके सामने कब आया, मशीन के अंदर प्रोडक्ट घुसा, एक प्रोसेस से निकला, दूसरे में गया, तीसरे में गया, चौथे में गया, पांचवें में गया, वहां से बाहर आया, पूरी आइसक्रीम का डब्बा बन गया, पैक हुआ हुआ, आखिरी स्टेज पे इंस्पेक्शन हो रही थी, सुपरवाइजर ने जब इंस्पेक्शन की, चेक किया तो आइसक्रीम उस क्वालिटी की नहीं थी, वो पूरा पैक हुआ हुआ डब्बा, पूरा पैक हुआ हुआ डब्बा उसने उठा के जो है वो कचरे के बिन में फेंक दिया। तो आइसक्रीम जो आपके पास सही नहीं बनी, ये आपको पूरा प्रोसेस होने के बाद पता चला। अगर पूरा प्रोसेस होने के बाद पता चला है, इसका मतलब सारी की सारी कॉस्ट उसके ऊपर खर्च हो गई है। रियल लाइफ में ऑल्दो ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में जो इंस्पेक्शन होती है वो प्रोसेस के एंड से पहले भी हो सकती है। तो अभी जो आप सवालात कर रहे हैं इसमें एक प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन ये है कि जो भी लॉसेस हो रहे हैं ना, वो प्रोसेस के एंड पर जाकर हो रहे हैं, जब भी इसके ऊपर पूरी कॉस्ट आ रही है। तो आपने हेडिंग लगाई है कॉन्सेप्ट चेंज होगा तो आगे जाके चेंज होगा, लेकिन एक बात याद रखें, अगर आपके सवाल में पर यूनिट कॉस्ट और एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू सेम आ रही है ना, तो एक बात समझ जाना, सर अगर दोनों की कॉस्ट सेम आ रही है इसका मतलब पूरा यूनिट बनने के बाद लॉस आपके सामने आया है। लेकिन रियल लाइफ में यह हो सकता है कि बीच में कहीं पे इंस्पेक्शन हो गई और पता चल गया भाई ये 500 यूनिट वेस्ट हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैनेजर ने बॉक्स खोला और बोला यार अभी तो आधा बॉक्स भरा है लेकिन ये माल सही नहीं है, तो क्या खराब माल को आप पूरा प्रोसेस करोगे? आप उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। लेकिन जब आप उसको उठा के बाहर फेंकेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। फायदा क्यों हो जाएगा? अब ये लॉस क्योंकि बीच में आपको आइडिया हो गया है, तो इस पे 44 रुपए खर्च होने के बजाय 22 रुपए खर्च हो जाएंगे। इस पर 22,000 का लॉस होने के बजाय 11,000 का हो जाएगा लॉस। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो तीसरा पॉइंट लिखें अपने पास, तीसरा पॉइंट लिखें। ये पॉइंट फिलहाल आपको पूरी तरह समझ नहीं आएगा, ये आपको आगे जाके समझ आएगा, लेकिन ये चंद एक बच्चों के लिए जो कॉन्सेप्चुअली बात को डिस्कस करना चाह रहे हैं, मैंने ये डायग्राम फॉर्म में बना दिया और अभी डायग्राम बहुत सारी बनेंगी, आप चाहें तो इस गंदे डायग्राम छाप सकते हैं। थर्ड पॉइंट में जाके लिखें, इट इज प्रिज्यूम्ड इन दिस क्वेश्चन, ये जो अभी हमने सवाल किया, इट इज प्रिज्यूम्ड इन दिस क्वेश्चन, प्रिजम्पशन है एक, it is presumed in this question, yeah, इसको सही कर दो, it is presumed in this question that losses are identified at the end of process. It is presumed in this question that losses are identified at the end of process. It is presumed in this question that losses are identified at the end of process. नोट कर लें, रियल लाइफ में लॉसेस किसी भी स्टेज पर आइडेंटिफाई हो सकते हैं। ये 10वीं 12वीं एग्जाम्पल के बाद आएगी बात। रियल लाइफ में लॉसेस किसी भी स्टेज पर इंस्पेक्ट या किसी भी स्टेज पर आइडेंटिफाई हो सकते हैं। तो बेटा एक कॉमन सेंस बताओ, लॉस पहले आइडेंटिफाई होना अच्छी बात है कि बाद में? आपके कल्चर इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। आज से कोई 2000 साल पहले, 1000 साल तो मुझे हो गए सीए पढ़ाते पढ़ाते, तो 2000 साल पहले सीए कॉलेजेस में ना आईकैप का जो मॉड्यूल सिस्टम बना हुआ था वो बड़ा मुख्तलिफ सिस्टम था। इस तरह आपका ग्रुप ए ग्रुप बी है, उस जमाने में 4 मॉड्यूल होते थे, और अगर आप किसी एक पेपर में कम मार्क्स से फेल हो जाओ तो वो फेल होता था, लैप्स होता था कि चलो आपने वो कर दिया। लेकिन अगर आप मंड के फेल हो जाओ तो आईकैप आपको ये नहीं बोलता था कि इस पेपर में फेल हुए ये दो, वो कहता था इतनी आपने बेगैरती मचाई है कि आप पूरा मॉड्यूल दोबारा दो। तो काफी सारे लोग सीए छोड़ के भाग जाया करते थे। मेरे एक दोस्त हैं मैथ्स टीच करते हैं ए लेवल्स को, इज ऑल्सो अ फ्रेंड, उसी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था। उसके दौर में यही मॉड्यूल सिस्टम था।
तो वो एक पेपर था BCBS का, उसमें मंड के फेल हुआ 2-3 दफा, लॉ में फेल हुआ 2-3 दफा, तो सीए छोड़ दिया। तो वो कह रहा है कि मेरे बाप की बड़ी ख्वाहिश थी कि एक ही बेटा हूं तो मैं सीए कर लूं, तो मेरा सीए नहीं हुआ। तो फिर उसको कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो वो मास्टर्स करने जो है वो चला गया कराची यूनिवर्सिटी मैथ्स में। अब पाकिस्तान है, अमेरिका तो है नहीं, तो हमारे यहाँ तो पीएचडी और मैथ्स के मास्टर का मतलब होता है बेरोजगार, दुनिया भर में हालांकि इज्जत है। डाटा साइंस में लोगों की कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्किल्स बाद में देखते हैं, पहले बोलते हैं मैथ्स आती है तो आओ, मैथ्स आती है तो बात करो, हमारे यहाँ मैथ्स आती है तो वो भाई साहब का गोल्ड मेडल आ गया मैथ्स में। मैंने कहा कैसे आ गया? कह रहा वो क्लास में सब बच्चे बेकार थे इसलिए गोल्ड मेडल आ गया। और उसके बाद भाई जो है वो टीचिंग फील्ड में आ गया। अब तो मेरी काफी अर्से से उससे बात नहीं हुई, लेकिन जब लास्ट टाइम बात हुई थी, अच्छा टीचर है वो, तो 1 मिलियन वो अर्न कर रहा था महीने का मैथ्स पढ़ा के, 10 लाख रुपए जवानी की एज में, और ये पुरानी बात बता रहा हूँ 4-5 साल पहले की बात। तो मैंने उसका खुद ही हिसाब लगाया, मैंने कहा था बैठ ना, पहले तेरे महीने की इनकम कितनी, 10 लाख तो बन रही होगी। यार अली भाई वो बीच में ना कुछ ऑफ मंथ भी आते हैं, जून जुलाई कोचिंग नहीं होती, तो आप समझो 8 की एवरेज है। मैंने कहा तेरी एवरेज 8 की है। तो उससे एक दफा बात है, तो शायद मुझे कहता है यार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी कि आई के अपने मॉड्यूल सिस्टम रखा हुआ था और मैं 2 दफा फेल हुआ, तो मैंने कहा मैंने सीए नहीं करना। लोग भाग जाया करते थे। आप लोगों को कह रहा अगर खुदा ना खास्ता एक पेपर फेल होता तो मैं आसरे में रहता। कह रहा तो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पॉइंट देखे ना, आप अल्लाह ना करे बंदा फेल हो जाए, वो बोलेगा मेरी तो जिंदगी एंड हो गई। उसकी भी जिंदगी एंड हो गई थी जब वो हो रहा था फेल। ये बात उसको 6-7 बात समझ में आई कि भाई अल्लाह पाक ने मेरा नसीब इसी तरह से बांध के रखा हुआ था कि मैंने इस तरह से जो है वो काम करना है। अब सोचो जिस बंदे की 8-6-7 लाख की एवरेज हो 6 साल पहले की, अभी उसकी एवरेज क्या होगी? गाड़ी चेंज कर रहा होता है हर साल। और क्यों कर रहा होता है? क्योंकि वो कहता है अच्छा काम क्या हुआ, मैंने मैथ्स में मास्टर्स कर लिया और मेरा सीए नहीं हुआ। जब मॉड्यूल सिस्टम था ना, तो आई के अपने कॉलेजेस के ऊपर RETs के ऊपर बहुत सख्ती की हुई थी, और सख्ती का एक असूल ये था, वो आई के ये बोलता था भाई हमें अपना पासिंग रेशियो खराब नहीं करना। आई कैप बोल रहा था, इमेजिन दैट। तो आई कैप कहता था आप एक काम करें, क्या माइक, हाँ, ऑनलाइन रिजल्ट, वो जो इंटरनल एग्जाम होता था ना, उसको हमारे यहाँ सेंड अप एग्जाम बोलते थे। सेंड अप इसलिए कि वो भेजा जाता था। तो रूल ये था कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाता था ना, तो कॉलेज उसका रिजल्ट नहीं भेजता, मतलब उसका एग्जाम फॉर्म नहीं भेजता था। तो अगर आप IQ के इंटरनल एग्जाम में फेल हो गए, पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ 2000 साल पहले, तो आप आई कैप का एग्जाम नहीं दे सकते। वैसे आइडिया अच्छा है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ये होता होगा कि भाई अगर तू एंड ऑफ सेशन 6 महीने का इंटरनल एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा, या 2 एग्जाम लिए 3 एग्जाम लिए तुम्हारे क्लियर नहीं हो रहे, तो तुमने आई कैप में भी जाके होना है फेल। तो होता यह था कि सिर्फ वही बच्चे पहुंचते थे जो बच्चे कम से कम इंटरनल एग्जाम में पास हो रहे थे, फिर वहां जाके होते थे फेल। लेकिन एक सवाल यह है कि ये रियलिटी है, अगर आप इस तरह कोई फिल्टर लगा दें, तो आई कैप अगर आज ये काम दोबारा करे ना, आपका जो पहली अटेम्प्ट में 35% पासिंग रेशियो आ रहा है वो इंप्रूव होकर 70 पर आ जाए। कुछ लोग तो आखिरी रात में सीरियस होते हैं, और आई कैप बोलता है भाई 1 महीने पहले एग्जाम कंडक्ट करो। तो मजे की बात है वो सेंटर एग्जाम का सिस्टम कब का खत्म हो गया है, लेकिन आप आज भी अगर किसी भी कॉलेज के पेपर उठाएं ना, तो उनके पेपर पे आज भी डिफरेंट कॉलेजेस में, इन कराची एंड लाहौर, ये मैं कब से जो है वो देख रहा हूँ, लिखा होता है सेंड अप एग्जामिनेशन। मुझे भी तब पता चला था जब ये सेंड अप एग्जामिनेशन देखा, टीच करना स्टार्ट किया, तो पहली जो थी अटेम्प्ट, पेपर आया, उन्होंने एग्जाम बना के दें, पेपर बनाया तो उसमें सेंड अप एग्जाम लिखा हुआ था। मैंने किसी से पूछा अबे सेंड अप एग्जाम क्यों है? कह रहा था इसका नाम यही है। मैंने कहा लेकिन ये सेंड अप जा कहाँ रहा है? तो फिर किसी पुराने टीचर ने हमें बताया कि भाई वो जाया करता था, अब वो जाने का सिस्टम एंड हो गया है, नाम रह गया। ठीक है ना? तो वो सेंड अप एग्जाम आज भी हम उसको सेंड अप एग्जाम भी बोल रहे होते। तो मेरा मुझे बताएं, लॉस एंड में आइडेंटिफाई होना अच्छी बात है, बाद में पहले? अच्छा, इस सवाल में अगर पर यूनिट कॉस्ट लॉस की वही आ रही है जो पर यूनिट कॉस्ट फिनिश प्रोडक्ट की है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये 44 रुपए हमारे पूरे के पूरे वेस्ट हो गए हैं। इस सवाल के अंदर प्रिजम्पशन ये है कि लॉस एंड में आइडेंटिफाई हुआ है। क्या ये बात क्लियर है? इस सवाल को मुकम्मल कर लें। अभी सवाल में एक मसला और भी आ गया सर, इस सवाल में ना हमें एंट्रीज पास करनी है, तो आए मैं जरा पहली एंट्री पास करूं जो आप लोगों को आती है। पहली एंट्री क्या है मेरे भाई? फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट कितने से? 1777777। प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट 17777। कोई फड्डा तो नहीं इसके ऊपर? अच्छा जी,
मेरा बच्चा दूसरी एंट्री पास कर रहा हूं, जरा ध्यान करना प्लीज, जरा ध्यान करना प्लीज। दूसरी एंट्री पास कर रहा हूं सर, दूसरी एंट्री आपके पास क्या पास हो रही है? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। कितने से? 22,223। और प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट कितने से? 22,223। ऐसा ही है। अब क्योंकि आपके पास एक नया हेड खुल गया है, बोर्ड पे देखिएगा, अब आपको एक टी अकाउंट और बनाना पड़ेगा। तो वो जो आप पूछ रहे थे ना, एंट्रीज आएंगी, आना स्टार्ट हो गई। सर एक टी अकाउंट में और बना रहा हूं, मेरे पास जगह कम है तो मैं छोटा सा बना रहा हूं। ये बगैरती आपने नहीं करनी है। ये किस चीज का है अकाउंट? एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट की नेचर क्या है? इनकम है, एक्सपेंस है? एहतियातन नोट कर रहा हूं पहला सवाल। पहली एंट्री पोस्ट कर रहा हूं, पहली एंट्री क्या पोस्ट कर रहा हूं? 22,223। किसके अगेंस्ट? ऐसा? अच्छा, अब साल एंड हो गया है, मुझे ये अकाउंट क्लोज करना है। एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल का अकाउंट तो आप क्लोज करते हैं कैरी डाउन बैलेंस के थ्रू, कैरी फॉरवर्ड होना स्टार्ट होता है। इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट जो है वो किसके थ्रू क्लोज होता है? प्रॉफिट एंड। तो मैं इस अकाउंट को क्लोज करने जा रहा हूं, और अगर मुझे इस अकाउंट को क्लोज करना है तो हुजैफा भाई ने बताया, और बिल्कुल सही बताया, किसके अगेंस्ट क्लोज होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया है। ये नई एंट्री और भी आ गई है उभर के। ये एंट्री पढ़ के मुझे आप जो है वो सुना सकते हैं? क्या एंट्री है ये? सर ये एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कितने से? 22,223। अच्छा, अब जरा गौर करना, ये जो आपने एंट्री अभी पास की है और ये जो टी अकाउंट बनाया है, आपके रजिस्टर में ये जुमला लिखा हुआ है। जरा टॉप पे जाके पढ़े आपने क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कस्टमर बेयर करता है, तो वो पर यूनिट कॉस्ट के अंदर शो हो रही है। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कौन बेयर करता है? ये इस बात का सबूत है कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को एबनॉर्मल लॉस 22,500 से डेबिट कर रहा है। हमारी इनकम में से 22,500 कम हो रहे होंगे, तो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट हमने बेयर की है। जब भी आपने नोट किया होगा, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट पर यूनिट के अंदर आ गई है, कस्टमर के पास जा रहा है, कस्टमर बेयर कर रहा है। इस 44 में जब मैं अपना प्रॉफिट चार्ज करूंगा, दोबारा से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, दोबारा से नोट कर लीजिएगा। अबे यार, ब्लू मार्कर में भी ब्लैक इंक है, लिख लीजिएगा यहां पर, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कंपनी बेयर करती है। ये इस बात का सबूत है, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कंपनी बेयर करती है। काइंडली जरा छाप लीजिएगा इसको। या आपने पहला सवाल देखा है एबनॉर्मल लॉस के साथ? या आपने पहला सवाल देखा है एबनॉर्मल लॉस के साथ, और आपको एहसास हो गया कि जैसे एबनॉर्मल लॉस आया एंट्रीज बढ़ गई, जैसे एबनॉर्मल लॉस आया एंट्रीज बढ़ गई हैं। बच्चों छाप लिया हो तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। हो गया? कितने लोग का भी हो रहा है? कितने लोग अभी कर रहे हैं? जल्दी पैक करें प्लीज। ऑनलाइन वाले बच्चों जिनका हो गया काइंडली चैट में बता दें बेटा, जरा हम टाइम को एफिशिएंटली यूज करें। एक सवाल अभी और भी हो सकता है जी। ना ना, एबनॉर्मल लॉस क्योंकि हमारे इनपुट और आउटपुट क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओवर अंडर एब्जॉर्ब जो है वो ओवरहेड्स के लिए हम कॉन्सेप्ट डील करते हैं सिर्फ। हर चीज, हर एबनॉर्मल लॉस को अगर हम अंडर एब्जॉर्ब बोलेंगे तो वो गलत चीज को गलत वर्ड देना। ये मिसाल के तौर पे अंडर एब्जॉर्ब में ये होता है कि आपके एस्टीमेट का एरर हुआ है, लेकिन यहां पर आपके क्वांटिटी के एस्टीमेट का हुआ है एरर। तो चीज वही है, लेकिन इसको अंडर एब्जॉर्ब नहीं बोला जाता। अंडर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्ब का अगर कोई वर्ड यूज कर रहा है तो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ओवरहेड्स की बात कर रहा है। क्या हम यहां पर ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं? हम तो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि माल कितना इनपुट हुआ, माल कितना आउटपुट हुआ। तो हर चीज का नाम अंडर एब्जॉर्ब आपने नहीं रखना। तुमने अंदाजा लगाया कि भाई पाकिस्तान जो है वो कल का मैच 18 ओवर तक लेके जाएगा इंग्लैंड के साथ, 14 ओवर में पैक कर दिया। वो भी उनकी मेहरबानी है, पता नहीं क्यों स्लो हो गया, वरना मुझे तो लग रहा था कि 7वें ओवर में बात मुक जाएगी। आई थिंक वो अपनी मलका के मरने का बदला हमसे ले रहे थे। तो अब आप
बोले आपका एस्टिमेट था कि भाई 18 ओवर तक मैच जाएगा, 14 ओवर में एंड हो गया, जल्दी एंड हो गया, अब इसका नाम अंडर एब्जॉर्ब मत रख देना। हर एस्टिमेट का एरर का नाम अंडर एब्जॉर्ब नहीं होता। अंडर एब्जॉर्ब उस एस्टिमेट के एरर का नाम है जो ओवरहेड्स का है। यहां भी एस्टिमेट का एरर है, बिल्कुल सही कह रहे हो, अंडर एब्जॉर्ब में भी एस्टिमेट का एरर है, लेकिन अंडर एब्जॉर्ब का नाम इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये एस्टिमेट का एरर ओवरहेड्स के हवाले से। अगर तुम इसको ओवरहेड बोलना स्टार्ट कर दोगे तो सुनने वाला बोलेगा शायद ओवरहेड्स की बात कर रहे हो, हालांकि तुम तो ओवरहेड्स की बात नहीं कर रहे, तुम तो इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हो। तो हर एस्टिमेट का एरर अंडर एब्जॉर्ब नहीं है, ठीक है। तुमने सोचा 3 पेपर क्लियर होंगे, 2 क्लियर हो गए, तुमने कहा मेरा अंडर एब्जॉर्ब हो गया, अंडर एब्जॉर्ब नहीं हुआ तुम्हारे साथ, कम रिजल्ट आया। तो बहरहाल हाँ भाई छाप लिया है, वेरी गुड। दोस्त